अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें, उन पर हमारे तबसरा निगारों की राय। अब तक की अहम खबरें क्या होनी है जी? आज साल का आखिरी दिन है, तो मैंने कहा कि ये रेंडर किया जाए, साल का जायज़ा लिया जाए। हम जब प्रिंट मीडिया के अंदर होते थे तो उस वक्त हम अपने शोबे के अंदर होने वाली तमाम अहम सरगर्मियाँ जो थी उनको डिस्कस किया करते थे। इस साल जी दौरा रहा कोरोना का, और पाकिस्तान के अंदर पहले कोरोना नहीं आ रहा था, हम ज़बरदस्ती बॉर्डर खोल के उसको लेके आए, घर घर पहुंचाया, फिर लोग सख्त जान निकले। पहला मरहला खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ। हमने फिर भी कोई शर्म नहीं की। दोहरी शहरियतों के हामल वज़ीर आज़म के खुसूसी एडवाइज़र जो थे, वो ना सिर्फ कि दोबारा कोरोना इस मुल्क में लेके आए, बल्कि पहले कोरोना के लिए आने वाली इमदाद भी बेच खाई। पकड़े गए रंगे हाथों, भारत से एक्सपायर्ड दवाइयाँ इंपोर्ट करते हुए, कमीशन खाते हुए, हराम खाते हुए पकड़े गए। लेकिन उनको ये सज़ा दी गई कि मुन्ने कुची कुची, चलो आइंदा ना करना, और उनको उनके ओहदों से हटा के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई। ये भी इसी साल के अंदर हुआ। इस साल के अंदर जो दूसरा रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान की 73 साल तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। शहरी इलाकों के अंदर 26% और देहाती इलाकों के अंदर 34% अशिया महंगी हुई। ये मैं नहीं क्लेम कर रहा। आज महकमा शुमारियात, अदारा शुमारियात हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस साल का डाटा जारी किया है महंगाई का, उसके अंदर ये बात कही जा रही है। अखबारात की जीनत बन चुकी है। हजूर मैं फिर बोलने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। ये भी हुआ। तीसरा तीसरा ये हुआ कि दुनिया पाकिस्तान की तारीख की जो है वो पहला बहरान जो है, जब से हमने LNG इंपोर्ट करने की आगाज़ किया है, उसका पहले बहरान की आमद हुई जाती है। क्योंकि जून और जुलाई के अंदर LNG की इंपोर्ट के ऑर्डर्स हमें फाइनल करना होते हैं, ताकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी जब शदीद सर्दी आए तो उस वक्त हमारे पास LNG सपोर्ट के तौर पे आ जाए और बढ़ती हुई डिमांड को हम मीट कर ले। तो हमने वो वक्त पे ऑर्डर नहीं दिए, और 11.25% ऑफ ब्रेंट ऑयल की प्राइस होगी। ब्रेंट के ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा, नीचे आएंगी तो नीचे आएगा। जब हम ये कहा करते थे कि ये बहुत महंगा है, तो वो जो बहुत महंगा करने के अंदर हे के ऊपर जोर दिया करते थे, उनको शर्म नहीं आई कि उन्होंने इस साल वक्त पे ऑर्डर प्लेस ना करके जो LNG खरीदी वो 23% ऑफ, डबल से भी ज्यादा 23% ऑफ ब्रेंट से शुरू हुई है, और 27% और 28% पे जा रही है। और फरवरी तक कोई डिलीवरी इस रेट से कम पे दस्तयाब नहीं है। और शर्म नहीं आती इन लोगों को, ठीक है, हया भी नहीं आती, एतराफ़ भी करते हैं कि फैसला साजी नहीं हुई। और फैसला साजी आजकल लेटरिनों के टोकन लगाने की फैसला साजी भी जो है वो भी फेडरल कैबिनेट के अंदर होती है। नहीं यकीन तो रिकॉर्ड करके देख लो, मैं कुछ झूठ बोले। तो खैर पूरे साल का जायज़ा लेंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे जनाब अब्दुल्ला मरक साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनसे ह्यूमन राइट की सूरत हाल भी पूछेंगे, इस साल में कैसी रही है। हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान समेत बहुत सारे सहाफ़ी उठाए गए। हम तो गुज़िश्ता से पेवस्ता साल उठाए गए थे, इस तरह मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो तरीक़ भुगत के आए हैं। तो खैर ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल ये इनसे भी पूछेंगे, वैसे भी जनरल बात करेंगे, क्योंकि महंगाई होती है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होती हैं। अरसलान भट्टी साहब से पूछेंगे कि ये ताना दिया करते थे कि जी चुप हैं जी, वो तो गूंगे हैं जी, कोई मुआहदा हो गया। वो बोले और फिर चुप करवा दिए गए या जी यकम का इंतजार कर लें भट्टी से। हाँ, तो वो बोले और ठीक ठाक बोले, और उन्होंने बहुत सारे गूंगों को जुबान दी। लेकिन फिर आप जो कोल पहुंच के तो उनका अपना हासा निकल गया, और 16 को उनका पासपोर्ट भी जो है वो भी एक्सपायर हो रहा है। तो उसके ऊपर भी सियासी हालात के हवाले से साल का पूरा तजिया हमें भट्टी साहब पेश फरमाएंगे, और दूसरी भी कोई बात करना चाहें तो। और मुमताज़ भट्टी साहब जो है उनसे हम खारजा और दिफा के हवाले से बात करेंगे कि खारजा के महाज के ऊपर हमने कामयाबियों के कोहे हिमालय के ऊपर क्या क्या झंडे गाड़े हैं, और किस तरह हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया है,
और किस तरह जो है वो पाकिस्तान जो है उसके तमाम हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हो गए हैं। और सऊदी अरब तो हमारे घर में आके लेटा हुआ है पाँव में, और चीन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा पाकिस्तान के अंदर से। इनके वजीर खारजा जो है, और तुर्की बराबर वाली और निशिस्त पे है, तुर्की जो है वो तो ढोल बजा रहा है बकायदा, वो बैंड लेके पहुंचा और ढोल, उसके ढोल पे ईरान नाच रहा है। और ईरान जो है वो हमारी शादी के अंदर पे गाना अब्दुल्ला दीवाना के मुस्ताक वो तो नाचने के लिए पहुंचा हुआ है। तो ये जो दफ्तर खारजा महाज के ऊपर हमने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, तो गड्डियां चला के भी मलेशिया ड्राइवरियां कर कर के भी उन्होंने कुछ नहीं दिता यार, बल्कि देते हुए पैसे वापस मांग ले यार। मतलब कि 100 और बाकी ये भी अफवाहें सुनने को मिली कि बाकी दोस्तों ने जो पैसे रखवाए थे हमारे कौमी खजाने के अंदर वो भी वापस मांग लिए, जिनमें यूएई और कतर भी शामिल हैं। तो ये जी जो बातें हैं ये आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स के हवाले से कैसा साल रहा जी अब्दुल्ला मलिक साहब? देखिए, आपने बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो हमेशा अंडर डिस्कशन रहा है, और उस पर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसकी सूरत हाल का यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में डिस्कशन हो या किसी और हवाले से, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं रही। और पाकिस्तान में जो कोविड-19 और कोविड-18 है उसके असरात यकीनन छाए रहे, और कुछ लोग ज़िंदगियों से चले गए, और जो बाकी कोविड-18 से बच गए वो आज भी अपना वबैला कर रहे हैं। देखिए, इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान यकीनन उन ममालिक में आता है जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान है, कांगो है। तो ये तो पहली बात तो ये है कि बहुत लोअर ग्रेडेड में आते हैं। दूसरी बात ये है कि न सिर्फ आपने जैसे अपने इंटरव्यू कहा कि न सिर्फ हमारे और अफगानिस्तान में खाना जंगी है, तो हमारे यहाँ कौन सा उनके बराबर कसूर? हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे ऐसी जगहों पे हैं जहाँ खाना जंगी है, जिसका हम बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ जर्नलिज्म के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से ह्यूमन राइट्स के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा। बहुत सारे हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं उनको हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उनको उनके इदारों से निकाल दिया गया। हमारे यहाँ जो इंसानी हकूक़ के वर्कर हैं उनके हवाले से कोई इतना अच्छा साल नहीं रहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे जो इंटरनेशनल एन जी ओ थी उनको बंद कर दिया गया, और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में तकरीबन 50,000 के करीब लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। हमारे यहाँ जो फूड फीड जो हुकूमत वक्त की रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी होती है उसके हवाले से कोई अच्छा साल नहीं रहा। और महंगाई का जो यकीनन ये भी एक अलमी है, महंगाई का जो जिन ज़ोरों पे था, चूँकि ये भी कोविड-18 की असरात में से एक आता है कि हुकूमत की जो नाक़िस पॉलिसियाँ थी, कोई पॉलिसी तो थी नहीं, उसके जो असरात पड़े न सिर्फ सर्फ हरकत पे बल्कि हमारे जो बाकी इदारे हैं उनकी वजह से भी ये साल कोई इतना अच्छा नहीं रहा। टोटलिटी में अगर हम मजमूई तौर पर लें तो पाकिस्तान में हमें कोई अच्छी खबर नहीं आती, सिवाय इसके कि जो अली बाबा ने कहा था कि अगर 2020 में अगर लोग ज़िंदा रह जाएं तो एक मौजज़ा होगा। यकीनन हम भी इसको एक मौजज़ा तस्वर करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी कोविड-19 की वजह से बहुत सारी लोगों को ज़िंदगी अता फरमाई, और बहुत सारे हमारे हज़ार लाखों की तादाद में लोग इससे महफूज रहे। लेकिन जो कोविड-18 के असरात हैं वो शायद हमें सदियों भुगतने पड़े आने वाले वक्तों में, क्योंकि जो उसके असरात हैं वो इकॉनमी पे हैं, मईशत पे हैं, माशरत पे हैं, हमारी सियासत पे हैं, सकाफत पे हैं, सहाफ़त पे हैं। एक बात को आप दाद दें कि एक पार्टी है जो हर साल प्रेडिक्शन करती है कि इस साल क़यामत आ जाएगी, ठीक है 2020 में भी क़यामत नहीं आई नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि हम अपने कौम को दाद देते हैं कि जो इतने 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 ज़ालमाना रवैयों और गलत पॉलिसियों के बावजूद सरवाइव कर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी गुड न्यूज़ सिर्फ यही है कि हम जो भूख ने रिस्क किया, जो गुर्बत में भी लोग सर्वाइव कर गए, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम उन लोगों को भी काबिल तहसीन समझते हैं जिन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए अपनी जानों का नजराना वक्फ किया और इस दुनिया से चले गए। आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनके जो कारनामे हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, आप चूँकि उससे भी रिलेटेड हैं तो अगला मैं जब अगले सेगमेंट में आपकी तरफ आऊँगा तो मैं अदलिया के हवाले से आपसे एक कवर अप पूरे साल का लूँगा। अभी मैं भट्टी साहब की तरफ जा रहा हूँ, और भट्टी साहब दिफा के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि इस ईयर का पूरा जायज़ा ले लें। शाहीन 9 एक्सरसाइज अभी ख़त्म हुई है हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स की, और उसके अंदर हमने अपने तैयारे अपना वो क्या है जी,
मिराज 5 तो हम खुद बनाते हैं ना सर, अब फ्रांस ने तो बनाने बंद कर दिए हुए हैं और उसको हम 4th जनरेशन तक खुद डेवलप करके ले गए हैं। मिराज थे जी उसमें शरीक, चांगडू जो चाइना ने हमें दिए हुए थे, और फिर JF थंडर ये भी हमारा अपना तैयारा है जी, हम बनाते हैं ये तो। और ये शाहीन 9 मशकें अभी ख़त्म हुई हैं। इस तरह हमारे जो बरी अफवाज हैं उन्होंने रशिया और इस तरह के चाइना की जो बरी मशकें थी उनमें भी शिरकत की। एक तो ये है कि ये इस हवाले से कनेक्टिविटी बढ़ी है, और LOC का भी और दूसरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ये तमाम जायज़े हम चाह रहे हैं कि आज के इस ईयर एंडर में आपके दहन मुबारक से अता हो। जी मुमताज़ भट्टी साहब। देखिए रिजवान भाई साहब, एक तो ये कि डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से पाकिस्तान का जो है वो फोकस मुकम्मल तौर पे तब्दील हुआ, और हम चाइना की तरफ जो है वो ज़्यादा हमारा ने रजू किया, चाहे वो हमारा नेवल का मामला हो, एयरफोर्स का मामला हो, हमारी फौज का मामला हो। फिर हमने खुद भी जो है वो टैंक शैंक भी अपने जो है वो उनको रिव्यू दोबारा से उनको जो है वो उनमें मॉडिफिकेशंस की, JF-17 के अंदर मॉडिफिकेशंस की, एक्सरसाइजेज की हमने चाइना के साथ मिलकर की एक्सरसाइज, और फिजाइया ने भी की, पाक फौज ने भी की। तो इस हवाले से जो डिफेंस के हमारे मामलात थे, तरबियत के रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड, प्रोफेशनल मैटर्स पाक फौज के, ऑलमोस्ट वो हम एक्सीलेंट में ही रहे। और जो नेगेटिव चीज़ थी वो ये आई कि इंसर्जेंसी ने दोबारा सारा उठाना शुरू कर दिया। वो आपका मगरबी बॉर्डर हो और अफगानिस्तान की साइड से जो है वो भी हमले हुए, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए। ये नेगेटिव था। एक दफ़ा हम काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गए थे। ऑब्वियसली इसके पीछे फॉरेन फंडिंग और इंडिया का बराह रास्त आप तो ओन भी करते हैं, उनका सोशल मीडिया रीट्वीट करता है उनकी एक्टिविटीज को, BLA वगैरह बलूचिस्तान के अंदर जो कलदम तंजीमें हैं उनकी। रिसेंटली ये जो पोस्ट वाला वाकया हुआ इसको भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया। अच्छा, इसमें डिफेंस के हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो फोकस है वो LOC और हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने कई विजिट किए, GB के अंदर विजिट किए, LOC के ऊपर विजिट किए, फिर अफगान बॉर्डर के साथ जो है मुसलसल इन कांटेक्ट रहे, वहाँ के कोर कमांडर के साथ जो है वो विजिट करते रहे। तो ये एक था कि सरहदों के ऊपर फोकस जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ का पहले से हमने देखा कि ज्यादा रहा है। एक वक्त में पाकिस्तान का डॉक्ट्राइन चेंज हुआ था कि पाकिस्तान को अंदर से ज्यादा खतरात हैं, बॉर्डर से इतने नहीं हैं, लेकिन ये इस साल में आपने देखा, पिछले साल इंडिया की तरफ से जो इशारत हुई थी वो तो आपको मालूम ही है फरवरी के अंदर, लेकिन इस साल भी हमारा फोकस जो है वो बॉर्डर के ऊपर ज्यादा रहा। रद्दुल फसाद भी चलता रहा साथ साथ, और उसमें भी ऑपरेशन जो है IBOs जारी रखे गए। लेकिन एक मजे की बात यह है रिजवान साहब कि पूरा साल हमें वो जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, क्या नाम है उनका, वो परवेज खटक साहब, वो नहीं है भी मिले, कई अहम मीटिंग्स के अंदर भी वो हमें नजर नहीं आए। जो कि डिफेंस रिलेटेड प्योरली मीटिंग्स होती थी उनमें भी वो पाए जाते थे। ना किसी तकरीब से जाके उन्होंने खिताब किया, ना किसी मुल्क का उन्होंने दौरा किया, ना किसी मुल्क से कोई राब्ता किया, ना किसी तकरीब के मेहमान खसूसी हुए डिफेंस रिलेटेड। तो ये एक मेजर डिफरेंस ये नून लीग के दौर में भी नहीं था। इवन ख्वाजा आसिफ जैसा शख्स जो है ये भी मुख्तलिफ मीटिंग के अंदर और आगे पीछे आना जाना ये उनका जारी रहता था। तो डिफेंस के रिलेटेड ओवरऑल हमारे मामलात जो है वो अच्छे रहे हैं, इतने बुरे नहीं रहे हैं। बट साहब एक बात, ये आपने बॉर्डर फेंसिंग की बात नहीं की, खासतौर पे अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी हमने बॉर्डर फेंसिंग शुरू की थी, बल्कि वहाँ पे तो हम फेंसिंग की बजाय दीवार बना रहे थे। तो उनका भी जरा अपडेट दें कि वो इस साल क्या रहा उसका। जी देखिए, फेंसिंग के हवाले से जो है काफी सारा काम मुकम्मल किया गया है और काम इसके ऊपर अभी तक जारी है, और अफगानिस्तान के साथ तो काफी बड़ा एरिया, और इसकी वजह से काफी बेहतरी भी आई है। जो नकलो हरकत है उसको चैनलाइज किया गया है, वो अब लीगल जराए के थ्रू ही होती है और बाकायदा पासपोर्ट के थ्रू होती है,
और वो जो सिलसिला है वो नहीं कि जहां से मर्जी आप पार कर गए और फिर इधर आ गए, उसको कंट्रोल किया गया। अफगानिस्तान ईरान के साथ अभी तक मसाइल हैं, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। होपफुली कि जब उधर भी काम मुकम्मल होगा तो वहां से एक आध लोगों ने आकर पाकिस्तान की साइड पे हमला किया जिसके सबूत उनको दिए गए, तो वहां पे अभी कुछ मसाइल हैं। होपफुली कि वो भी इस साल, आने वाले साल के अंदर जो है काफी हद तक उसको भी कर लिया जाएगा। लेकिन रिजवान साहब, जो फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की, सबसे ज्यादा अगर हम समझें कि हमारा तवा कहीं पे लगा है या हमें नुकसान उठाना पड़ा है, एक तो मिसपरसेप्शन बड़ी थी। ये जो मिसपरसेप्शन थी कि इमरान खान एक नॉन फेस है और ये जब आएगा तो दुनिया बिछी बिछी जाएगी और वो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि आका फरमाए क्या आपको चाहिए। एक तो वो हमारी परसेप्शन जो है वो डैश टू ग्राउंड हो गई। नहीं, भट्टी साहब, खारजा के हवाले से हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ। खारजा के हवाले से हम दोबारा सेकंड सेगमेंट में आएंगे। मैंने कहा पहले सेगमेंट में एक एक दफ़ा अहबाब से राय ले ली जाए। अरसलान भट्टी साहब, 2020 के अंदर हमने देखा कि हम जो नवाज शरीफ या उनकी साहबजादी के ऊपर तंजिया जुमले कसते थे कि उन्होंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, वो बोले, ठीक है, उन्होंने बोलना शुरू किया और एक कोल्ड पैदा हुआ और वो जो हुकूमत हर नॉर्म को, हर एथिक्स को, हर वैल्यू को, हर माशरत को, हर मईशत को रौंदती हुई चली जा रही थी कि 850 अरब रुपए की दिहाड़ी लग गई दवाइयों की कीमतों के अंदर और किसी का बाल बिका तक नहीं हुआ। बाहर से आने वाला सारा कोरोना के नाम के ऊपर जितनी भी इमदाद थी या जितना भी पैसा था वो डकार लिया गया, लेकिन किसी के ऊपर कोई बात नहीं हो सकी। तो ये मेरा मतलब है कम से कम बात तो होना शुरू हुई ना सर। भाई साहब देखें, अगर आप इस पे बात करें कि जी हुकूमत ने क्या किया और अपोजिशन ने क्या किया या ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल पॉलिटिक्स, ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर अगर बात कर लें तो उसमें ज़्यादा आसानी ये होगी कि देखें अपोजिशन जो है वो अपना अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकी उस तरह, ठीक है, सवाए इसके कि चंद खिताबात थे और उसके बाद कुछ जलसे ज़रूर हुए यहाँ पे, लेकिन अपोजिशन का जो काम, बेसिक काम होता है वो उसने नहीं किया। नहीं, वो अपोजिशन तकरीर करती थी, वो आगे से मुराद सही छोड़ देते थे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, हाँ। लेकिन बात यह है कि जो देखें ना, बात यह है कि अपोजिशन और हुकूमत सियासी गाड़ी के वो पहिए हैं जिनको साथ पैरेलल चलना है, मिलते ये कभी नहीं है। हाँ। सिर्फ मिलते तब हैं जब इनको अपने पर्क्स बढ़ाने होते हैं या अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं, लेकिन अदरवाइज वो रेल की उन दो पटरियों की तरह हैं जो लाहौर से कराची तक अलग अलग ही जाती हैं, आमने सामने जरूर रहती हैं, एक दूसरे का हाल पूछ लेती हैं लेकिन मिलती कभी नहीं है। इसी तरह आप देखें कि पीडीएम के ऊपर सारे ये लोग 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, उसमें उन्होंने बाद धुआंधार तकारीर भी हुई, धुआंधार जलसे जलूस भी हुए, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर बिल्कुल उन्होंने बेवकूफ़ कर दिया। मतलब अगर हम समझें कि पार्लियामेंट जो है इररेलेवेंट हो गई जी, ठीक है। अब सियासत जो हो रही है वो हो रही है सड़कों पे, तो रही साहब सड़कों की जो सियासत या मीडिया पे कर रहे हैं, दूसरी चले ऐसे कह लें, मीडिया पहले कह रहे हैं क्योंकि मीडिया पे सारे आके बोल रहे हैं और सड़कों पे भी लोग कम निकलते हैं। लेकिन बात ये रही साहब कि आम आदमी का जो मामला था, आम आदमी का जो मसला था, जो महंगाई सरे फहरिस्त आपने शुरू में कहा वो कहाँ गया? वो किसी भी सियासी जमात ने उसको उस तरह नहीं लिया। हुकूमत को तो मसला ही कोई नहीं है, वो कहते जी महंगाई है कहाँ पे, ये हमें दिखाया जाए। उन्होंने तो वो जो ऐनक है उनकी, वो पता नहीं कौन से रंग की लगा ली है, उनको महंगाई तो नज़र ही नहीं आती। रह गई अपोजिशन ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कोविड की वजह से बहुत मसले मसाइल आए, लेकिन आप कम से कम कुछ तो, जितना इजलास होना था या जितने भी इजलास हुए या कमेटियों के इजलास होते रहे, तो उसमें आपने क्या किया? क्या आपने कोई एक धरना महंगाई के नाम पे या किसी अवामी मसले के नाम पे दिया? हुकूमत ने तो कभी नहीं दिया करता रही साहब। वो तो हमेशा अपोजिशन का काम है कि हुकूमत को जगाते रहना, जोड़ते रहना, उसको बताते रहना कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया। अब हम सारा ब्लेम जो है सियासी जमातों पर नहीं डाल सकते। अवाम भी जो है वो उस पर दबी दबी रही। जाहिर है अवाम पहले दब गई कि 26 फरवरी इस साल 26 फरवरी को पहले 2 केस रिपोर्ट हुए कोविड के, जो हमारे एक बड़े ही मोहतरम साहब जो हैं वो पाकिस्तान में ज़बरदस्ती घसीट के ले आए कि भाईजान हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमें आप कोविड तो दे दें। दोनों कोविड आ गया फिर, और वो फरवरी 26 से लेके रईस साहब आज साल का आखिरी दिन है, हम कोविड से पीछा छुटकारा नहीं कर सके। जबकि न्यूजीलैंड ने 2 मरतबा, पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी उन्होंने शिकस्त दी उसको, सिर्फ और सिर्फ हुकूमती कमिटमेंट की वजह से। हमारे पूरे साल में सियासी कमिटमेंट जो है उसको हमने नहीं देखा।
चाहे वो अपोजिशन की थी, चाहे वो हुकूमत की थी, या किसी और जमातों की थी जो पार्लियामेंट में जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी भी हमने नहीं देखी। ओवरऑल ये साल अगर टोटलिटी में बात की जाए तो ओवरऑल ये साल जो है ये सियासतदानों का साल नहीं कहा जा सकता। ये साल जो है ज़्यादातर ज़ाहिर है इसमें ये जो वायरस का साल था, पिछले साल ये शुरू हुआ, हमारा केस रिपोर्ट हो गया, उसके बाद से हमने मुड़ के नहीं देखा। आपने इमदाद की बात की रईस साहब, इमदाद हमें इतनी मिली कि अगर हम सिर्फ उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते तो हम उसके 2 से 3 बड़े अस्पताल कोविड के लिए बना सकते थे, जो हमारे अगले 40 साल या 30 साल के लिए आम बाकी बीमारियों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। हमने अपना वेंटिलेटर पता नहीं कहाँ बनाया है, वो किधर चेक हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला। आपने शुरू में वो बात की जहाज़ों की दिफा के ऊपर, मुमताज़ भट्टी साहब ने भी बताया, रईस साहब वो दिफा बिल्कुल हमारा मजबूत हाथों में, हम उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन आपके वजीर दिफा जो हैं वो अपना दिफा करने के लिए जो है वो छुपे रहे, वो कोविड से भी छुपे रहते हैं और पता नहीं किस किस से छुपते हैं। लेकिन मैं उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं करता, चूँकि जाहिर है अगर आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी को पूछने को तैयार नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, मैंने पहले 1 जनवरी से बयान उठा लें, आज साल का आखिरी दिन है, 365 दिन उन्होंने क्या राग लापा कि जी मैं अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा। तो भाई अगर अपोजिशन को नहीं देना था एनआरओ, अपने बंदों को भी ना दें। जब तराजू पकड़ना है तो फिर तराजू सीधे हाथ में पकड़कर उसको सीधी उसकी डंडी रखें, फिर डंडी मत मारें। हमने ये सिर्फ देखा कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने अपोजिशन को दबाया, अपोजिशन बेचारी पहले ही अपने मसाइल, वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल है, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा इसके ऊपर, वो हैं, उनके ऊपर केसेस भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ अपोजिशन के लोग करप्ट है? क्या हुकूमती सफ़ों में करप्ट लोग नहीं हैं? सही, हुकूमती सफ़ों के अंदर तो सारे जो हैं वो 52 गज़े हैं और वो अदालती सादे वो जो अदालती सादको मीन तो खैर एक ही है, और ना वो अदालत नहीं, ना वो सादक रहा, ना वो अमीन रहा, और वो बाबा डैम वाला जो है वो कहाँ है? उसकी ढूंढिया जारी है कि वो कितने मर गया बाबा डैम वाला, ना वो उसके डायलॉग रहे। लेकिन देखिए सहाफत के अंदर एक हुस्न है, अगर कोई सहाफ़ी एक बात करता है और गलत करता है तो उसको टोकने वाला भी दूसरा सहाफ़ी होता है। अगर वो चीफ जस्टिस के तौर पे या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे गलत बात कर रहे थे तो उसको टोकने वाले भी उनके कुलीग होने चाहिए थे, क्योंकि हम अगर उनको टोकते तो हम 6 माह के लिए अंदर होते, बेइज्जत किए जाते, जलील किए जाते। तो इसलिए इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा कि इस पूरे के जिम्मेदार कौन है। हमेशा प्रोफेशन, अगर कोई डॉक्टर गलती करता है या गलत क्लेम करता है तो उसको रोकने के लिए मेडिकल के शोबे के लोग आते हैं। तो मैंने तो अपने शोबे की बात की है, मतलब एक सीनियर कुलीग हसन निसार साहब ने बात की है तो उनके ऊपर सबसे मौसर तनकीद सहाफ़त के अंदर से आई है और सबसे इफेक्टिव क्रिटिसिज्म जो उसका आया है। तो अगर वो होता तो ज़्यादा मुनासिब होता। तो इसलिए ये पाकिस्तान की मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की तरह एक बदकिस्मत हकीकत है। इसका जायज़ा हम लेंगे अदलिया में इस साल में क्या हुआ है, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्फ़ा। वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अदलिया के हवाले से जी कैसा साल रहा, ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो साथ सिलसिला अपना अब्दुल्ला मलिक साहब वो भी सामने आया, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तो डिक्लाइन कर दिया गया, लेकिन माशाल्लाह अदालत के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने अपने जो मुअज़्ज़ज़ साथी की, कुलीग की जो दाढ़ी थी वो पकड़ के FBR के चेयरमैन को पकड़ा दी, जो कि इस ओहदे के लिए क्वालिफाई नहीं करता था और उस वक्त तो उसको परमानेंट भी अपॉइंट नहीं किया, और जिसका भाई जो है वो KPK के अंदर आपको वज़ीर है और आपको और मुझे नसीहत करता पाया जाता है कि टमाटर नहीं मिलता तो दही डाल ले और 2 की जगह 1 रोटी इस्तेमाल कर लें। उस अहमक हवन्नक शख्स के भाई को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर अपॉइंट कर दिया गया कि वो जज साहब को टाइट करेगा, और फिर उसने किया, मैडम उनकी जो थी। तो कैसा साल रहा जी? देखिए इंसाफ के हवाले से या अदालतों से जो लोगों को, शहरियों को तवक्कुआत होती हैं, उसके हवाले से अगर हम टोटलिटी में देखें तो कोई खातिर खा अदालतें वो काम नहीं कर पाई जिससे तवक्को की जा रही थी। ये आपने ख़ुद जैसे फरमाया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला केस और जो मुशर्रफ साहब का जो केस में फ़ैसले थे जैसे शेख बुखार साहब ने,
तो उन पर कितनी शदीद तनकीद की गई और उनको फिर बार की तरफ से जी उसको फिर उनको भुगतना भी पड़ा। काजी फैज़ साहब तो खैर अभी भी भुगत रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो किसको वाइंड अप अभी नहीं किया, अभी तो स्टिल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही उसको फैसला करना है। अब वो क्या फ़ैसला आता है अभी सभी को उसका इंतज़ार है। लेकिन जिस अंदाज में हमारी हुकूमतों ने और हमारे वज़रा ने और एक मखसूस तबके ने मुशर्रफ वाले केस में जस्टिस सेठ वक़ार साहब को फिर तनकीद बनाया था, वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी मिसाल है कि जिसको एक मिसाल बनाना चाहिए था, अदालतों को एक मिसाल बनाना चाहिए था। लेकिन अदालतों ने अपने ब्रदर जज के लिए कुछ नहीं कहा और मसलत का वो भी शिकार केस हो गया। देखिए अदालतों ने अगर सबसे ज़्यादा किसी इदारे पे तनकीद की, एक्सटेंशन भी इसी साल के अंदर अदालत ने करने का मौका दिया ना खोसा साहब ने। वो अगर अदालतों ने अगर किसी एक शोबे को चारों हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हनफ तनकीद बनाया तो वो नैब का इदारा था। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो ज़रूर दी, लेकिन कोई खातिर खा उस पर कोई सुओ मोटो नहीं लिया गया। उसके जो फॉर्मेशन है या उसका जो बोर्ड है या उसका इदारे के भी फॉर्मेशन होनी है, जो भी बहुत सारी उसके मतलब रिटें भी पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसको एड्रेस करना चाहिए था और जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी है, लेकिन उन्होंने इस नोटिस तो नहीं लिया, लेकिन नैब को ज़रूर कहा कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है और इंजीनियर है। ठीक है, देखिए फिर अदालतों में जो जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था वो भी ज़ेर बहस रहा और आपको मालूम होगा कि किस तरह जजेस पर को प्रेशराइज़ किया गया और फिर जजेस के नाम लेकर उन्हें कहा गया, बतूट किया गया, उनकी तस्दीक की गई। लेकिन वो अभी भी चीज़ें फिर पार्लियामेंट में चली गई। तो टोटलिटी में अगर बात करें तो अदालतों से जो तवक्कुआत थी वो नहीं, और 20 लाख के करीब जो केसेस हैं अभी भी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। फिर एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ कि जो अपोजिशन के लोग थे उनको जिस तरह विक्टिमाइज़ किया गया, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। उनको तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान में एक शोबा ऐसा है जहाँ पर इंसाफ हमें मुहैया हो सकता है, मुयसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी ये चूँकि बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लुक़ रखता है और जो हमारी पाकिस्तान में दस्तूरी तौर पर अदालतें हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़ामिन हैं और वो उनकी फराहमी के लिए खातिर खा इंतज़ाम करती हैं। और जहाँ कहीं भी हुकूमत वक्त इनकी वायलेशन कर रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास खुद इख्तियार है कि उसका नोटिस ले सकती हैं। और हमारे 2020 में बहुत कम खुद नोटिस लिए गए। और आपने देखा होगा कि जो तारे वाला हादसा हुआ, एक ऐसा नोटिस बनता था जिस तरह वज़रा ने बयानात दिए, और आपने देखा होगा कि एक वज़ीर ने तो एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई सफ़र था मुमकिन होगा। आज एमएम मालूम का रिकॉर्ड तोड़ दिया जी उन्होंने, एक सेकंड के अंदर 30 तैयारे उन्होंने मार गिराए। एक तकरीर में कई ममालिक में अपनी ही जो प्याई थी इंटरनेशनल एयरलाइन थी उसका दाखिला बंद करवा दिया गया। फिर आपने ये भी देखा होगा अदालत के साथ साथ ये भी उसी ज़मरे में आता है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने जो इंसाफ के साथ किया कि जब मेडिसिन की बारी आई तो ऐसा यू टर्न लिया कि मेडिसिन महंगी हो गई। जब चीनी पर नोटिस लिया तो चीनी महंगी हो गई। जब आटे पर नोटिस लिया तो आटे का स्कैनर आ गया। जब अद्वियात की फराहमी का मकसद आया तो इंडिया से जो आपने खुद ही इस चीज़ का इजहार कर दिया। अभी जब पेट्रोल वाला बम गिरा तो आपने देखा होगा कि 24 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया कि जी पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो अब तो लोग कह रहे हैं कि जी अल्लाह करे कि ये वज़ीर आज़म कभी नोटिस ना लें, क्योंकि जब ये नोटिस लेते हैं तो बजाय अशियाए खुर्दनोश जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सस्ती होने की महंगी हो जाती हैं। तो ये भी चूँकि एक इंसाफ से चीज़ें तल्लक रखती हैं कि लोगों की जो ज़िंदगी हैं उनको फूड फीड मुहैया करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। तो इंसाफ लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ, मीडिया के लोगों के साथ नहीं हो पा रहा। और आपने देखा होगा कि जिनसी तशद्दुद बढ़ा ये भी इंसाफ के ज़मरे में आता है, और जो कन्विक्शन रेशो है वो 2 पॉइंट से भी कम रही है। तो अगर हम इंसाफ के टोटलिटी के इदारों को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी बेहतर नहीं रही। मुमताज़ भट्टी साहब, हमारे सऊदी अरब के साथ बाकायदा तल्लुकात ख़राब हुए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने मुँह मारी फरमाई जिसका उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल से तो जवाब नहीं आया, लेकिन वो जो असीरी साहब जो थे साबिक सफ़ीर, उन्होंने ठीक ठाक हमारी मंजी ठोकी और हमें ठीक ठाक जवाब दिया।
और बकायदा ताने मैंने दिए। वो जिस तरह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो जाए ना, तो फिर बताते हैं कि तुम्हें मैंने जो फलानी अंगूठी भी दी थी वो भी वापस करो और ये भी करो, वो भी उन्होंने किया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नए साल के पहले महीने के अंदर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ला चुके हैं। कल वो ख़बर अखबारात में छप गई है। तो ख़ारजा महाज पे कैसा रहा सर? देखिए, सबसे पहले मैं अब्दुल्ला मलिक साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं। रिजवान रईस साहब, अदलिया के हवाले से आपने बात की। देखें, एक तरफ अगर आप देखें तो आपको अदलिया के जजेस हजरात जो सूरत रही वो आपको मजलूम नजर आएंगे। जैसा कि शौकत अजीज सदीकी साहब कोई स्टेटमेंट जाहिर करती हैं, अरशद मलिक साहब को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे, इस दुनिया से चले गए, उनकी स्टेटमेंट्स कुछ जाहिर करती थी। फिर इस्लामाबाद के एक पहले जज साहब थे, सेशन जज साहब, उनको बरतरफ किया गया। हाल ही में एक एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमती MNA के शोहर के साथ शोहर ने उनको मारना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने दिफा में एक ज़मीन के अंदर फायर किया, तो उनको मुलज़म ने अपने किए पर माफ़ी मांगी, अरेस्ट हुआ, रिटर्न लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन उनको मिसकंडक्ट के ऊपर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया कि जी आपने, यानी कि जज को अगर कोई रोड के ऊपर पकड़ के मारना शुरू कर दे तो उसको अपने डिफेंस में कुछ नहीं करना। असला लाइसेंस याफ्ता अगर हो तो हुकूमत पाकिस्तान जब आपको असले का लाइसेंस देती है तो वो आपको अपने डिफेंस में चलाने का राइट भी देती है। तो लेकिन उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लेकिन छोड़े सर, वो लाडले हैं, वो जो मर्जी कर दे, वो मुल्क का जोग्राफिया तब्दील कर दे, इसलिए छोड़े दफ्तर खारजा की तरफ। अब ये मानते नहीं है, ये कहते हैं हमारे अभी भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आई वो आपके सामने हैं। फिर यूएई के साथ मामला खराब हुए, अमेरिका के साथ गुडी गुडी भी खेला हमने, वहां पे गए, ट्रंप को सलूट भी मारे और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अटखेलियां भी की, उन्होंने भी इनके साथ की। लेकिन अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात का जो पैमाना है दरअसल वो ये है कि हमें वो कितना रिलीफ लेकर देते हैं, एक इकोनॉमिक रिलीफ कितना देते हैं और हमें कितना बेनिफिट करते हैं। वो इन टर्म ऑफ एजुकेशन के अंदर वो इन्वेस्ट किया करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया करते थे, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अंदर वो पैसे लगाया करते थे। ये नहीं हो सका इस दफा, और अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और उसकी वजह से हमें FATF के अंदर भी भुगतना पड़ा, मुसलसल भुगत रहे हैं। 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, और फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अभी तक हमारे मामला उलझे हुए हैं, उस तरह से नहीं। तो माशी दबाव का हमें सामना रहा खारजा पॉलिसी डोमेन के अंदर जो फेलियर था उसकी वजह से। फिर जो मुस्लिम मालिक दीगर के साथ भी ताल्लुकात हैं हमारे, तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया, ये कोई इतने नहीं रहे अच्छे जितना कि हम तवक्को कर रहे थे। मैंने जैसा कि पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर अवाम और बहुत सारे लोग ये तवक्को लगा के बैठे थे कि एक नोन फेस है इमरान खान साहब, और जब आएंगे तो दुनिया हाथ बांध के खड़ी होगी और कहेगी कि जी फरमाएं, हुक्म करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो नहीं हुआ। बैडली जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हुए बैरून साथ। बदकिस्मती से कश्मीर के मामले को कहते तो हम हैं कि एक हमने UN के अंदर स्पीच कर ली और ये हो गया वो हो गया, लेकिन दुनिया के अंदर मौसर आवाज उसके लिए हम पैदा नहीं कर सके कहीं से भी, जो बैरूनी मालिक से होनी थी। मुस्लिम मालिक में से तुर्की के अलावा कोई जो है इसके ऊपर हमारी हमायत में नहीं आया। तो ये हमारा सबसे बड़ा खारजा पॉलिसी डोमेन के अंदर सबसे बड़ा हमारा कोर जो इशू था वो मोदी की वो गासबाना हरकत थी जो उसने की, और कश्मीरियों के हकूक सलब किए, जेल में तब्दील कर दिया, कर्फ्यू लगाया, मारा लोगों को, अभी तक उठा उठा के कत्ल किया जा रहा है और एनकाउंटर शो किया जाता है। लेकिन हम उनके लिए दुनिया से उनकी वकालत करने में नाकाम रहे। ये सबसे बड़ा फेलियर मैं समझता हूँ 2020 का था इमरान खान हुकूमत का। तो देखें रिजवान साहब, इससे आगे क्या है खारजा डोमेन के अंदर कुछ नहीं है इस वक्त भी आपके पास। आपका सारा फोकस किसके ऊपर है कि नवाज शरीफ को फड़ ले वापस, तो नवाज शरीफ को फड़ ले, ये मिलाकर यही फिर एक कामयाबी का झंडा आके गाड़ेंगे कि देखें जी हमने तो ये कर दिया है, आप वो काम कर लें तो बाकी तो जो होना था वो हो चुका।
जो नुकसान बिल्कुल होता ठीक वो है। हो गया। कोविड की वजह से भी हमें इस दफा कोई इमदाद कहीं से नहीं मिली, बिल्कुल ना ठीक हम है। हासिल करने में कोई एफर्ट हमें दिखा सके। तो ये वो सूरत हाल है। वैक्सीन के हवाले से लगे हुए हैं, देखें क्या कर पाते हैं। ठीक बाकी ठीक शाम ठीक को ठीक सब ठीक। एक्सपोज हुए बुरे बिल्कुल तरीके ठीक से। है। और बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा कि पीपल पार्टी ने जब उनको हटाया था तो लगा था कि बड़ी ज्यादती होगी, मेरिट के ऊपर बंदा काम कर रहा था। मेरा ख्याल है ठीक ही हटाया था। मेरा ख्याल है कि ठीक किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो इतनी की कैपेसिटी के हामिल थे। भट्टी साहब, ये जो हमने अभी तो सियासत की बात कर ली, गवर्नेंस पे आ जाएं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट शुरू नहीं कर पाई और लोकल बॉडीज़ जो थे वो डिसॉल्व तो हो गए इस साल हैं, लेकिन हुकूमत ने ना नए इलेक्शन करने का कोई ऐलान किया ना उसका इरादा था। ये सब देखिए, गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो ना ही पीटीआई की अंदर कोई ऐसा अहल शख्स था जो गवर्नेंस का मतलब समझा देता उनको, उनको। दुनिया को तो पता। दुनिया का तो पता चल गया ना जी 2.5 सालों में कि क्या किया उन्होंने। इस साल भी 2020 में भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं कर सके। हम तो सी पैक रोल बैक, लाहौर को कूड़ा कूड़ा कर दिया भट्टी साहब, बेड़ा ही गर्क कर दिया इन्होंने। कूड़ा कूड़ा इसलिए हो गया जी कि वहाँ पे हमारे जो पीटीआई के कारकुन थे और पीटीआई के लोग थे जिनको अल्लाहशरी दी गई कि जनाब आप जाके कब्जा कर लें उनकी मशीनरी पे। रईस साहब, वो नकारा मशीनरी वो तो 9 साल से यहाँ चल रही है, उसका तो था ही नहीं कुछ भी मामला। हाँ, ये ज़रूर था कि उन्होंने कहा था कि हम आपको दे जाएंगे, जो सही होगा वो हम दे जाएंगे, जो ख़राब होगा अगर आपने रखना हो वरना नीलाम करके कुछ और कर ले उसका। और हमें वो निज़ाम, अब हुआ क्या जी, दोनों तरफ से ये बातें आई कि हमने वो कूड़ा जो है वो हमने इसलिए नहीं उठाया कि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। और ये बात हकीकत है कि उनको नहीं, लेकिन जब इन्होंने मशीनरी पे कब्जा कर लिया तो खुद उठवा लेते यार। रईस साहब, खुद उठवा के कहाँ से किधर से उठवा लेते हैं? उनकी नीयत ही नहीं है ये काम करने की। वो तो यार जो पैसों के लिए बंदे आए वो हैं। तुर्की वाले कंपनी ने अप्लाई किए हुए थे वो पाकिस्तानी थे ना, लाहौरी थे ना, जी लाहौर में ही बिल्कुल, वो रहते लाहौर थे। के थे जी, वो वहां से नहीं लाए थे। वहां उनके पास सिर्फ जो बड़ी पोस्ट पे लोग थे, मसलन जीएम वगैरह थे, कोई एमडी थे उनके, या उनके जो प्लानर थे, वो सिर्फ टर्किश थे। बाकी सारे बंदे, उनके ड्राइवर तक, उनकी गाड़ियां तक यहाँ पाकिस्तान से थी, लेकिन वो नहीं कर सके। उसके अलावा आप देखें कि अगर गवर्नेंस की मजीद अगर आप बात कर ले तो जो सड़कें पिछले 2.5 साल से मुरम्मत होना करनी थी वो नहीं हो सकी, सिवाय एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से रींग कर और वो पुश कर और वो नोटिस ले लेकर और लोगों के मुश्किलों का अजाला करने के लिए एक फिरदौस मार्केट अंडरपास उन्होंने बनाया, वो भी आज की तारीख तक नामुकम्मल है। मेरे दोस्त हैं उनके सारे जितने वो यहाँ काम कर रहे थे, वो भी आज तक नामुकम्मल है। अभी भी ट्रैफिक चल गई लेकिन वो नामुकम्मल है। बाकी अगर वो ये क्रेडिट लेते हैं जी कि हमने ट्रेन चला दी है, ऑरेंज ट्रेन, तो वो इनका क्रेडिट नहीं है। रिंग रोड का बल्कि इन्होंने 2 साल लेट करके चलाई जी, वो लूप एक बनना था उसका, सदरन लूप बनाना था, इन्होंने वो नहीं बनाया, उसके लिए तो इनिशिएट भी नहीं किया। इनिशिएट ही नहीं हुआ। रईस साहब, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट तो वो नहीं कर सके। हाँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो थे उनको चाहिए था कि अगर बड़े ना कर सके तो चले छोटे छोटे कर लेते, छोटे भी नहीं कर सके। ये ज़रूर उन्होंने किया कि जिस तरह अब्दुल्ला साहब भी कह रहे थे, भट्टी साहब भी कह रहे थे कि कोई ऐसा मुझे महाज नज़र नहीं आया जिसके ऊपर हम कह सकें जी कि हमने ये कामयाबी से हासिल किया। कोई महाज एक बता दे। महंगाई मुल्क में इतनी शिद्दत से बढ़ी कि लोगों की चीखें कि आप तो सिस्कियां भी लोगों की आना बंद हो गई हैं, लोग बेचारे पिस पिस के ख़त्म हो गए। उसके बाद आप कोई देख लें, दिफा के ऊपर उन्होंने बता दिया कि दिफाई निज़ाम हमारा बेहतर रहा, उसमें हमने कुछ कामयाबी। बट सब कुछ नया प्रोजेक्ट हुकूमत ने शुरू नहीं किया। अगर आपने गौर किया हो तो जो अगर फैसलाबाद के अंदर स्पेशल अपॉर्चुनिटी जोन उन्होंने इकट्ठा किया, ट्रेड जोन बनने थे हैं, तो वो था जिसके लिए लैंड एक्विजिशन जो थी वो शहबाज शरीफ साहब कर गए हुए थे। आपने तो सिर्फ जाके फीता काटा ना, क्योंकि लैंड एक्विजिशन ही असल इशू होता है। और इसके अलावा चले यहाँ पे तो करप्टों की हुकूमत थी पंजाब में, केपीके के अंदर 2 स्पेशल अपॉर्चुनिटी जोन इन्होंने संगी पे 9 रख के जिसको कहते हैं अप्रूव करवाए थे, उनमें से किसी एक के ऊपर भी ये प्रॉपरली काम शुरू ही नहीं कर पाए मुकम्मल, तो क्या खाक होना था साहब। वो चूंकि मैंने बताया ना शुरू में, मैंने आपको जुमला बोला था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि गवर्नेंस का किसी ने मतलब ही नहीं समझाया इनको। भट्टी साहब, मुझे एक बात लगती है, एक फिक्रा आया मुझे, तो लगता है कि इस्लामाबाद में बुजदार प्लस की हुकूमत है। साहब देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट को वो देखें, वो पिछले कुछ दिन पहले की बात है, सिर्फ कुछ दिन पहले आप पीछे चले जाए, उन्होंने खुद कह दिया कि जी मुझे पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे। हाँ, वो उन्हें पता ही नहीं उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि अगर एक मुल्क का वजीर आजम ये कह दे
तो उसका बाकी अवाम का मोराल क्या होगा फिर, और उसकी पार्टी का मोराल क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। गवर्नेंस के ऊपर रईस साहब उन्होंने ना ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकने की उनमें हिम्मत है, ना वो कर सकते हैं, ना इन पर कोई बंदा भी, देखिए बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम की जमीन भी एक्वायर कर ली, सारा कुछ हो गया, वो पिछली हुकूमत कर गई हुई है, जी बिल्कुल जी। इन्होंने इनिशिएट करना था। कोई भी बार की हुकूमत या कोई भी ऐसी एजेंसी इनके ऊपर एतबार करने को इसलिए तैयार नहीं है कि ये इनकंसिस्टेंट है। इन्होंने मिसकंसेप्शन की जगह भाईजान DFID जो कि यूएसएड की तरह का बरतानिया का अदारा है, उसने फंड देने से इनकार कर दिया टेक्निकल एजुकेशन के कि तुमने हमारे खिलाफ इल्जाम लगाए। इन्होंने बरतानिया में जाके DFID के खिलाफ मुजाहरे करवाए थे। एक चीज रह गई है, और बकायदा उनकी पार्लियामेंट में जाके छोड़ डाला था। भट्टी साहब की तरफ ना एक चीज, वो जो भट्टी साहब उसको कंक्लूड कर दे, उनका भी इसमें आता है फॉरेन अफेयर के वाले से। एक चीज, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो देखिए पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा लाहौर हाई कोर्ट में 2 दर्जन के करीब जजों की एलिवेशन होनी है, और बदकिस्मती से एक साल नहीं हो सकी है। ये एक अलमी है कि जिन्होंने इंसाफ फराहम करना। दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में FATF वाला मामला बड़ा ही पूरे के साल के बाद चलता रहा, पूरा साल ही ये हमें कहते रहे कि हर 3 महीने बाद हो जाएगा, और पूरी तसल्लियां और पता नहीं क्या कर लिया, लेकिन अभी तक हम यूनानिमसली आखिरी दफा हमें डाला गया है, किसी एक मुल्क ने हमारी सपोर्ट नहीं की, वहां पे यूनानिमसली हमें ग्रे लिस्ट में डाला। ये अचीवमेंट रही हुकूमत की। जी मुमताज भट्टी साहब, देखिए एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया था हुकूमत में आते ही, रिजवान रईस साहब, असलान भट्टी साहब बड़ी जाती का जो क्रेडिट है वो भी नहीं अगले को देते। इमरान खान साहब ने कहा था मैं इख्तियार में आऊंगा तो चीखें निकलवा दूंगा। आप देखिए उन्होंने 23 करोड़ लोगों की चीखें निकलवा दी है। और फिर ये कि पकड़ दकड़, इसको पकड़ो, उसको अंदर डालो, उसके पीछे FIA लगाओ, उसके पीछे एंटी करप्शन लगाओ, उसके पीछे नैब लगाओ। कितनी कामयाबी से ये फिल्म उन्होंने चलाई है 2.5 साल। आपको इसका अंदाजा नहीं है, क्रेडिट देना चाहिए। और इसमें तो एप्रिशिएट करना बनता है। जी भट्टी साहब, असल में ना हुकूमत मिसकंसेप्शन और मिस परसेप्शन के दरमियान अटक के रह गई, उनसे नहीं हुआ। मैं क्रेडिट देता हूं उन्हें कि वो इसका मतलब समझा रहे हैं। वेबस्टर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उन्होंने खोली हुई है। उम्मीद है कि वजीर दिफा जो है इसके ऊपर कोई ना कोई सही मतलब निकाल लेंगे। वजीर दिफा? हाँ जी। अच्छा, जब सारे काम ही उल्टे हो तो वजीर दिफा ने फिर मतलब समझा नहीं, हमें गलतफहमी नहीं, वो तो कर लेते हैं। एचिसन दा पढ़ा, एचिसन दा के करीब जैसे लेकिन मुमताज भट्टी साहब कर दे, अब कुछ क्रेडिट दिया करें। एक उन्होंने ख्वाब तो दिखाया है ना, सब्ज बाग दिखाए हैं। रावी के बाद हुए तो नजर आती है, और रावी नजर आई है अथॉरिटी वाली के वहां कुछ शहर आबाद करेंगे बगैर पैसों के। ये करना आप लोगों ने सारे शोबों का तजिया पेश कर दिया। मईशत का, जी जी मुमताज भट्टी साहब, मुझे मईशत का तजिया कर लेने दीजिए। पाकिस्तान के अंदर जून में जब बजट, जी जी मुमताज भट्टी साहब, देखिए पूरे 23 करोड़ की चीखें निकलवाने के बाद नवंबर दिसंबर में तो उन्होंने अपने लाने वालों को भी चीखें निकलवा दी। ये क्रेडिट आप उनका उनसे चले ठीक है क्रेडिट तो है। अच्छा, आपने लाने वालों को भी चीखें निकल। कल नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।